वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मेरा नाम किरण है। मैंने पूछना था कि जी। मुझे इस कंट्री में ना 15 साल हो गए हैं। हम्म। पहले स्टूडेंट था, अभी फिर 10 साल के बाद उन्होंने 2.5 साल का दिया था वो वीज़ा, है ना। जी तो जी। अभी मेरा पूछना ये है कि मेरे 2 बच्चे भी इधर हैं और अभी हस्बैंड का अप्लाई किया है, तो अभी 2 महीने हो गए उसको अप्लाई किए, तो उनका कितनी की देर तक आ जाना है? देखिए, आमतौर पे जो एप्लीकेशन करते हैं उसमें तकरीबन 6 महीने का टाइम लग जाया करता है, विद इन 6 मंथ्स आमतौर पे। अच्छा, जी जी। तो 6 मंथ तक वो आंसर देंगे? जी, आमतौर पे उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो आमतौर पे टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है होम ऑफिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, जाहिद बात कर रहा हूँ सर। एक सवाल था। जी मैंने आईएलआर के लिए अप्लाई किया था आज से तकरीबन 12 महीने पहले। जी। लेकिन विंडो के ऊपर मैं गया था, उन्होंने मेरा केस वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और अपील का राइट दिया, क्योंकि मैंने टोइक किया हुआ था। जी। अब नियरली 12 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। अपील तो मैंने जमा करा दी है। मैंने ट्रिब्यूनल में फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम जो भी महीना पहले यही कहा कि भाई आप बहुत जल्द इसका आपको पता चल जाएगा डेट का, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए एक तो जी ये मालूम करना था कि अभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है या अभी और मुझे वेट करना चाहिए या इनको कोई लेटर लिखना चाहिए मुझे। जी। जी देखिए। और दूसरा सवाल ये था सर कि जी सॉरी आपकी बात बोल रहा हूँ कि ये जब मैंने विंडो के ऊपर गया था, तो ये जो मुझे वीज़ा इशू करेंगे ये उसी दिन से करेंगे जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, या मुझे जैसे ही वीज़ा अलाउ करेंगे उसी माने रिसेंटली करंट पीरियड से करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो अपील का जो है वो जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आपने ट्रिब्यूनल फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपको कुछ जल्दी आएगा। जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ आजकल तकरीबन साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है। जब आप एक मरतबा अपील करते हैं तो उस डेट आने तक तकरीबन आजकल साल से 1.5 साल का टाइम लग रहा है। अगर आप लिखना चाहें तो ज़रूर ट्रिब्यूनल को लिख सकते हैं। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, जो वीज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आपको वीज़ा इशू करते हैं तो वो तो ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, जो आपका जो टाइम चल रहा है वो लीगल चल रहा है। आपका होम ऑफिस ने केस रिफ्यूज़ किया था सेम डे विंडो पे और आपको अपील का राइट मिला, आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन आपका टाइम जो है ना ये सारा लीगल टाइम जो है वो चल रहा है। अगर वो वीज़ा आपको बाद की डेट का इशू करेंगे, जो भी आपको वीज़ा इशू होता है जिस दिन इशू होगा उस दिन की डेट से आमतौर पे इशू करते हैं, लेकिन वो वीज़ा आपका जो पुराना टाइम है वो लीगल शामिल तस्वर किया जाएगा, वो इलीगल आप उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम शफीकुल्ला है और मैं पितरबुल से बात कर रहे हैं। जी शफीकुल्ला साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर, हमारे वाइफ जो है वो बीमार है और हम काम नहीं करता है। सॉरी, आपके आपकी तो आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। आप ज़रा दोबारा आपका सवाल रिपीट करें। क्या आपने कहा? हम जो है अपने मदर इन लॉ को इन्वाइट करना है, तो हम जो है काम नहीं करता है क्योंकि मतलब वो बीमार रहता है और डॉक्टर कौन ने कौन कौन बीमार रहता है? आपकी मदर इन लॉ? नहीं, हमारे वाइफ जो है, हाँ हाँ। और वो अपने मदर को बुलाना चाहता है इंग्लैंड में। विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहता है? जी जी। जी जी। तो आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं? मालूम ये करना है कि हम काम नहीं करता है, तो इसको किस जरिए से बुलाना है? देखिए, विजिट वीज़ा पे अगर आप काम नहीं कर रहे तो अगर आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनके या आपके जो इन लॉज हैं, अगर आपके फादर इन लॉ हैं और वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी मदर इन लॉ ख़ुद ये शो कर सकती हैं कि उनके पास पैसे हैं और वो अपना ख़र्चा वगैरह ख़ुद करेंगी, तो फिर भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप काम नहीं भी कर रहे लेकिन आपकी जो मदर इन लॉ ये शो कर सकती हैं कि उनके पास पैसा भी है, कारोबार भी है, और वो जब इधर आएंगी तो अपना ख़र्चा वगैरह ख़ुद करेंगी और टिकट वगैरह का ख़र्चा भी ख़ुद करेंगी, तो फिर भी वो अप्लाई कर सकती हैं।
बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही है और क्या सवाल है? तैयबा बात कर रही हूँ लंदन से। जी जी बोलिए। जी मेरा सवाल था कि मैं 2011 से इस कंट्री में हूँ और मैंने 2012 में अपने 3 बच्चों के साथ असाइलम अप्लाई किया था और 2013 में मुझे मिल गया था रिफ्यूजी स्टेटस। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 2018 के फरवरी में चूंकि एक्सपायर हो जाएगा रिफ्यूजी स्टेटस, उससे पहले आपको इसको एक्सटेंड करवाना है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि चूंकि नेक्स्ट ईयर मुझे एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या कोई 1 डे सिस्टम है इस चीज़ के लिए या मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी 2 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी डेट? जी, इसमें वन डे सिस्टम जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है इसमें नहीं है, आपको बाय पोस्ट ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जी अच्छा, और मुझे दूसरा सवाल ये कि क्या इसके बाद 5 इयर्स एज ए रिफ्यूजी पूरे करने के बाद मुझे इंडेफिनिट मिलेगा या दोबारा से रिफ्यूजी स्टेटस ही कंटिन्यू होगा? नहीं, आपको दोबारा से रिफ्यूजी स्टेटस कंटिन्यू नहीं होगा, आपको जी इंडेफिनिट मिलेगा। चलें ठीक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जाकिर साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जाकिर बोल रहा हूँ जी, बोलिए जी कौन बोल रही है और क्या जी, सवाल है मेरा आपका? क्वेश्चन है कि हमारा ILR इस साल है, तो मुझे पूछना था टोटल नंबर ऑफ डेज आउटसाइड यूके 450 है मैंने सुना है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन है कि 90 डेज से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, बट आई ओवर स्टेड फॉर 5 मंथ्स इन पाकिस्तान। तो मुझे पूछना है कि इसका कोई इफेक्ट होगा हमारे ILR पे? आपके पास वीज़ा है कौन सा? हमारे पास वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट। जी जी, तो तो वर्क जी ILR दिस ईयर कंप्लीट हो रहा है हमारा, लेकिन मैं 5 मंथ्स आउटसाइड यूके रही हूँ इन द सेकेंड ईयर लिविंग इन यूके। जी जी, ये मैं पूछना है कि इसका कोई इफेक्ट होगा हमारे ILR पे या मुझे उसका एक उसका साल उसका और? क्या क्या रीज़न था कि आप इतना बाहर रही हैं? कोई रीजन नहीं था, जस्ट बस ओवरस्टे कर गए, कोई खास रीजन नहीं तो था खाली उसका। आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं? जी जी, मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, हस्बैड मेरे यहीं पर थे, हाँ, मैं बच्चों के साथ तो ओवरस्टे फिर कर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके हस्बैंड यहीं पे थे तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 सर जी, मुझे बताएं, मेरे ना मैं अपील की थी अपने 7 साल की लड़की के ऊपर, तो मेरी जज ने हाँ कर दी, तो मेरे को लेटर भी आ गई थी 2 हफ्ते पहले। तो मुझे ये बताएंगे आप कितना टाइम लगाते हैं अब होम ऑफिस हमें पेपर भेजने के लिए? देखें, कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको मतलब वीज़ा इशू कर देते हैं। जी ओके, तीन 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 6 महीने लगा जी, देते हैं वो, आमतौर पे ठीक। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर। जी ओके ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और जी क्या जाकिर सवाल है? भाई, मैं यासर खान बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी यासिर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जाकिर भाई, मेरा पूछना ये था कि ये जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी रूट है, ये स्पाउस वीजे वाला 2.5 साल का, जी तो इनडेफिनेट से पहले इसमें भी लाइफ इन यूके और B1 करना पड़ेगा, या ये 10 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली बगैर इस लाइफ इन यूके और B1 के हो जाएगा? नहीं, देखें, इसमें बिल्कुल लाइफ इन द यूके और इंग्लिश जो है वो इंडेफिनेटली जब भी आप अप्लाई करते हैं तो लाइफ इन द यूके और इंग्लिश आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो आजकल के कानून हैं, अगर उनका टाइम पूरा हो रहा है 5-6 साल बाद 10 साल, तो डिपेंड उस वक्त देखा जाएगा कि क्या उस वक्त की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस, लाइफ इन द यूके और इंग्लिश इंडेफिनेटली जब आप करते हैं तो आपको फिर करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैंने सर अली बात कर रहा हूँ। मैंने ILR अप्लाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ 10 इयर्स अभी, तो मुझे 6th मंथ में ये लेटर आया है कि योर एप्लीकेशन विल टेक मोर देन 6 6 मंथ्स months बिकॉज इट रेजेस सम एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स जी जी इश्यूज। जी 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 तो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि मेरी अगर मैं देखूं मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, एप्लीकेशन है ये वैसे, बिल्कुल, ये आजकल बिल्कुल स्टैंडर्ड ही फॉर्मेट है, तो कोई ऐसी स्टैंडर्ड परेशानी फॉर्मेट जी, है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? रजीफ मेरा नाम है, तो मैं पहले भी कॉल की थी, तो मैं बेनिफिट ले रहा हूँ PIP वाले बेनिफिट DLA बंद कर सकते, तो फिर मैं की करूँ, उस पर अप्लाई कर सकता हूँ PIP पर?
जी बेनिफिट का सॉरी मुझे नई इन्फॉर्मेशन, तो आपको अपने वो जॉब सेंटर या उन्हीं से फिर रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैंने आपसे ये बात करनी थी। जी जी। अगर अगर हम अगर मेरी जो वाइफ है ना, वो मेडिकल के ऊपर है, उनका सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी। तो बात ये है कि उनका डायलिसिस हो रही है और उनकी जो किडनीज का है ना, वो प्रॉब्लम चल रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब मुझे ये कंफर्म है, मेरे पास अभी स्टूडेंट वीजा है। अगर मैं उनके साथ अनमैरिड पार्टनरशिप के ऊपर केस डालता हूँ 2 इयर्स का, जी जी, तो मुझे वहाँ पे मुझे होम ऑफिस को आया उनकी पे स्लिप शो करनी पड़ेगी या नहीं? अभी आपके पास क्या स्टेटस है? अभी मेरे पास स्टूडेंट है, मेरा अपील चल रही है कोर्ट ऑफ अपील में। मतलब अभी आप लीगल हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी वाइफ जो है उनके डायलिसिस वगैरह चल जी रहा बिल्कुल, है? वो हो रही है, वो किडनीज का प्रॉब्लम चल रहा है, उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो किडनी वीक में 3 दिन के लिए वो किडनीज वो डायलिसिस में जा रही तो है। उनको कोई डिसेबिलिटी अलाउंस वगैरह मिलता है या कोई ऐसी एट द सिचुएशन? मोमेंट वो बेनिफिट ले रही हैं, जो नॉर्मल बेनिफिट वो ले हाँ रही हैं। नहीं, वो अगर नॉर्मल बेनिफिट ले रही हैं तो फिर तो उनको बिल्कुल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर सकती तो फिर अगर वो काम नहीं भी कर रही तो फिर भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। बेहतर है इस सिलसिले में किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है? सर मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ, अली मोहम्मद। और मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मैंने ना 3 साल पहले वर्क परमिट अप्लाई किया, लेकिन वो फिर उसमें कॉस्ट जो था वो इशू ना किया मेरे जो ऊपर थे ना, जिन्होंने मुझे वर्क परमिट देना था। लेकिन ये कि फिर उसमें थोड़ी सी क्रिटिकल ऐसे हुआ कि हम लोगों ने अप्लाई कर दी अपील, तो जो मेरे वकील थे मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, तो मैंने दूसरे वकील साहब कर लिए। जब वकील चेंज किया तो पहले वकील साहब ने अपील जो थी वो विड्रॉ कर ली। तो कोर्ट में भी ये ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि जी ये अपील विड्रॉ हो गई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कोर्ट ने एक लेटर इशू किया था कि जी वो आप अपनी जो कोर्ट फीस है वो जमा करवाएं ना। जी जी। वो कोर्ट फीस जमा करवाई, तो उसका थोड़ा सा टेक्निकल है। तो वो उसमें फिर जब हम लोगों ने कोर्ट में फीस जमा कराई, लेकिन कोर्ट में पहले वकील साहब ने जो अपील थी वो विड्रॉ की हुई थी, तो दूसरे वकील साहब की जो थी वो उससे विड्रॉल पहले सबमिट हो गई हुई थी जो अपील थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता। इस सिलसिले में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली फिर जो मेरे वकील साहब हैं उन्होंने फिर कोर्ट से बात की सारा कुछ, तो उन्होंने फिर एक लेटर अब इशू कर दिया है कि अब तो लीगली तौर पे मैं काम कर भी सकता हूँ और सारा कुछ ना। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे 10 साल भी होने वाले हैं, लाइक 5-6 मंथ्स के बाद। तो क्या मैं पहले इस केस का फैसला आएगा या इसको 10 साल होने के बाद लीगली मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर डायरेक्टली इंडेफिनिट के लिए? देखिए, आपका बड़ा एक वैसे अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग की सिचुएशन है। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जो दूसरे वकील थे उन्होंने कोर्ट से अपील आपकी रीइंस्टेट करा ली, जो मुझे समझ पड़ी है कि कोर्ट ने जो है वो अपील आपकी रीइंस्टेट कर ली, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आपने विड्रॉ नहीं की थी। जो भी आपके वकील और कोर्ट के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इस सिलसिले में, क्योंकि इसमें तो बेसिक टेक्निकल पॉइंट यही निकलता है ना कि आपने नहीं ऑथराइज़ किया था अपने पुराने वकील को कि वो विड्रॉ करें, और अगर कोर्ट ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो फिर उस हवाले से तो आपका जो सारा जो टाइम चल रहा है अपील से वो लीगल चल रहा है। और इस दौरान जैसा आप बता रहे हैं कि आपको 5-6 महीने रह गए हैं और आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो इस दौरान अगर आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप 10 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रा मामलात और भी ज़रा थोड़े से कॉम्प्लिकेट इस हवाले से हो जाते हैं कि जब आप 10 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं तो फिर आपको अपनी ये अपील जो है वो विदड्रॉ करनी पड़ती है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक तरफ से आपकी अपील चल रही है और दूसरी तरफ से आप नई एप्लीकेशन जो है वो कर दें। लेकिन बहरहाल इसका तरीका है और वो डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। और चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया तो मैं इसलिए मज़ीद डिटेल में तो इसमें बात नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी इस स्क्रीन पे आ रहा है, और या किसी भी वकील के पास जाके आप इस सिलसिले में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन,
मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते, प्रोग्राम का वक्त हमें वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ़्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम शाम को 6 बजे वीनस टीवी पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।